हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सबके लिए क्रिमिनल्स पोस्ट 5 का न्यू एपिसोड। और मेरी आवाज़ अभी बहुत बेहतर नहीं हुई है, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और अगर आप लोग को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। ईशफी जो इस वक्त अपने काम में लगी हुई थी, और वही वो संजू से कहती है, मुझे ये सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग रिट्राइव करके पेन ड्राइव में दो। ये कोर्ट रूम में एक बड़ा सबूत बन सकता है जो कि दक्ष को रिहाई देने में मेरी मदद कराएगा। अभी बाकी के लोग भी आसपास घेर करके काम कर ही रहे थे कि तभी अचानक से ईशफी के दरवाजे पर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से कोई नॉक कर रहा था, जैसे कोई काफ़ी गुस्से में दरवाज़ा पीट रहा हो। ये सब सुनकर सारे लोग वहाँ पर काफ़ी घबरा गए थे। संजू भी अपनी जगह से अचानक ही खड़ा हो जाता है और सबकी निगाहें जो बड़ी होकर के दरवाजे के पास से टिक चुकी थी। तभी ईशफी जो सबको देख कर कहती है, क्या हो गया गाइस, जस्ट रिलैक्स, कोई अपना ही होगा। और ज़रूरी नहीं जो केसेस पर काम करता है उसकी ज़िंदगी में थ्रिल ही हो। तुम लोग बिना मूवी के चोट ले हो एकदम। वहीं तान्या जी कहती है, कौन हो सकता है ईशवी? वे कहती, ईशवी जो अपने क्लॉक की तरफ देखते हुए कहती है, कम ऑन यार, सुबह के 9:30 बज रहे हैं, कोई भी हो सकता है। मैं देखती हूँ, तुम लोग परेशान मत हो। और संजू तुम अपने काम में लगो। आंखें फाड़ फाड़ कर पता नहीं क्या देख रहे हैं। वो काफ़ी रिलैक्स होकर के दरवाजे को जैसे अनलॉक की थी, दरवाज़ा खोलकर वो बाहर की तरफ देखती है। अभी तक उसका चेहरा जो नॉर्मल था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक गुस्से भरी शक्ल आ चुकी थी, क्योंकि सामने इस वक्त ब्रजेश माथुर जो कि मिस्टर मेहता के साथ खड़े थे, और मिस्टर मेहता अपने एक असिस्टेंट के साथ। तानिया भी पीछे पीछे ईशवी के आ चुकी थी, ताकि ईशवी को अकेलापन न महसूस हो। वहीं ब्रजेश जो कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, चैम्बर में आओ मेरे। मिस्टर मेहता भी ब्रजेश माथुर के पीछे पीछे जाने लगे थे। वही तान्या ईशवी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, तू अकेले मत जा, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। लेकिन ईशवी तान्या का हाथ अपने हाथ से छुड़ाते हुए कहती है, मैं देख लूँगी, कोई बात नहीं, और वैसे भी क्या ही कर लेंगे, है तो मेरे पापा ही ना। लेकिन तभी तान्या जो ईशवी की बाजू पकड़ते हुए कहती है, ईशवी आई एम सो सॉरी टू से दिस, पर मैं तुझे एक बात बता देना चाहती हूँ। जब बात इंसान की अपनी इज्जत या फिर अपने किरदार को बचाने के लिए आती है ना, तो कोई रिश्ता ज़्यादा मायने नहीं रखता, फिर वो चाहे अपनी बेटी का रिश्ता ही क्यों ना हो। अभी तक तो अश्वी सारी चीज़ों को नॉर्मल ले रही थी, मगर तान्या की ये बात सुनकर वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और तान्या की तरफ देख कर पूछती है, क्या बोल रही है तू? मुझे क्लियर करेगी आखिर कहना क्या चाहती है? वे तान्या जो कहती है, देखो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि ब्रजेश अंकल इस वक्त तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और मिस्टर मिस्टर मेहता, यू नो दैट अगर ये केस वो गलती से भी हार गए ना, तो मुझे लगता है कि तेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है ये सब कुछ। इसलिए तू कभी भी अकेली नहीं रहेगी। मैं हमेशा तेरी बॉडीगार्ड बनकर तेरे आगे पीछे हर वक्त रहूंगी, 24/7। इसको इस बात को सुनकर ईशवी जो थाने पर हंसते हुए कहती है, क्या हो गया है तुझे यार, पागल हो गई है तू? वो पापा है मेरे, मगर मुझ पर कोई खतरा नहीं आने देंगे वो। तान्या जो थोड़ा सीरियस होकर ईशवी से पूछती है, और तू, अगर तुझे पता चले कि दक्ष की ज़िंदगी में सारी प्रॉब्लम्स तेरे अपने बाप की वजह से हो रही हैं, तो क्या तू उनकी ज़िंदगी को बचाएगी? क्या तू उनकी ज़िंदगी के लिए खतरा नहीं बनेगी? बता। ये सुनकर ईशवी जो थोड़ी देर के लिए चुप हो गई थी, वही तान्या जो ईशवी को समझाते हुए उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहती है, ईशवी, जब हम सच्चाई के लिए लड़ते हैं ना, तुम्हारे अपने भी हमसे रूठ जाते हैं। और मैं नहीं चाहती कि तुझे तुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। इसलिए तू कहीं पर भी अकेले नहीं जाएगी। मैं हर वक्त तेरे साथ रहूँगी, और चैम्बर में भी मैं तेरे साथ चल रही हूँ। चल। और वह को अपने साथ ले जाने लगती है, और अपने हाथ में वो फ़ोन के कैमरा को ऑन कर ली थी, न जाने क्या सोचते हुए। वो लोग जैसे ही चैम्बर में पहुँचते हैं, ब्रजेश माथुर तुरंत ही ईशवी से कहते हैं, मैंने आपसे क्या कहा था कि मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। इस बात को सुनकर तान्या जो बोलती है, ऐसे अंकल अकेले तो आप ही नहीं, आप भी तो अपने लॉयर के साथ हैं, और लॉयर के साथ उनका असिस्टेंट भी है यहाँ पर, तो क्यों ना मैं भी ईशवी के साथ रहूँ। ब्रजेश जी जो ईशवी से कहते हैं, मैं इस मामले में कोई और बहस नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि इस वक्त तुम मेरे सामने अकेले बैठो। तुम्हारी टीम का कोई भी मेंबर मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। ईशवी जब अपना सर हाँ में हिलाती और तान्या से कहती है, जाओ तुम यहाँ से। तान्या जो उसके हाथ में फ़ोन थमाते हुए कहती है, ओके, एज यू से। और वो चैम्बर से बाहर की तरफ निकल गई थी। उसने अपनी आंखों से ही ईशवी को कुछ इशारा कर दिया था।
जो कि शायद ईश्वी ने समझ भी लिया था। वही ब्रजेश जी जो मिस्टर मेहता की फाइल को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, तो केस कैसे चल रहा है तुम्हारा ईश्वी? मैं ये सुनकर ईश्वी जो कहती है, अभी तो फर्स्ट हियरिंग हुई है डैड, अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो अभी केस टाई पर चल रहा है दोनों की तरफ से। एक तरफ से वो भी अपनी पूरी जान लगा रहे हैं और इधर से मैं भी। इस बात को सुनकर ब्रिजेश और मिस्टर मेहता दोनों हंसने लगे थे। वह ईश्वर को इससे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है और वो अपने डैड की तरफ देखते हुए कहती है, क्या बात है, मैंने कोई मजाक तो नहीं किया है। मैं ब्रिजेश जो कहते हैं, मजाक की ही तो बात है। तुम्हें क्या लगता है हमारी तरफ से अभी पूरी तरह से जद्दोजहद होना शुरू हुआ है? अगर हमने अपनी जान लगा दी ना इस केस में तो तुम्हारा केस एक हियरिंग तक भी टिक नहीं पाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ पीछे हट जाओ। और जहाँ तक बात रही उस दक्ष की, तो मैं इतना कोशिश करूँगा कि उसे फांसी ना हो और ना ही उम्र कैद की सज़ा। 10 साल का जेल, उसके बाद से छुड़वा लूँगा उसे। बस तुम पीछे हट जाओ, क्योंकि अगर तुम ये केस हार गए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो भी कांड उसने किया है इसमें सिर्फ उसे फांसी की सज़ा ही होगी। मर्जी। अब बारी हंसने की ईश्वी की थी और वो भी ठहाके मार के हंसते हुए कहती है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत होगी? ये ये जो आप कॉन्स्पिरेसी खेल रहे हैं पापा, ये आप बचपन से खेलते आए या फिर अभी बड़े होकर के आपको शौक चढ़ा है खेलने का? ये कौन सा गेम खेल रहे हैं आप मेरे सामने? मतलब मेरे सामने आप मुझे कमज़ोर बताकर अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैं इस केस से पीछे हट जाऊं क्योंकि आप डरते हैं। आप डर चुके हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पोल खुल जाए। और जहाँ तक बात है मिस्टर मेहता की, तो क्यों नहीं लगा रहे आप अपनी जान? लगाइए ना, मेरे डैड के साथ आपको रोज़ रोज़ मिलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप इस केस को हार गए तो मेरे डैड आपको अठन्नी भी नहीं देंगे, क्योंकि आप मेरे डैड को अच्छी तरह से जानते नहीं हैं। जब तक उनका किसी काम को लेकर प्रॉफिट नहीं होता ना, वो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते। क्यों डैड, सही कहा ना मैंने? और इस बात को सुनकर ब्रिजेश माथुर की तो मुट्ठी कस चुकी थी। अब ईश्वरी जो खड़े होते हुए कहती है, कुछ और बात करनी है आपको मुझसे, या फिर सिर्फ इस तरह की बेवकूफ़ाना तरीके से मुझसे भीख मांगने का तरीका था ये? ब्रिजेश और मिस्टर मेहता और उनके असिस्टेंट को एक बार इशारा करते हैं और वो लोग तुरंत ही बाहर की तरफ निकल गए थे। वहीं ब्रिजेश ईश्वरी के ठीक सामने आकर खड़े होते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा आप हमारी जान हैं, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए और मैं आपको अपने खिलाफ खड़ा होता हुआ नहीं देख पा रहा। आप किस तरह से अपने पापा को इस तरह हर्ट कर सकती हैं? आपने बचपन से मेरी वो सारी बातें मानी हैं जो। इस बात को सुनने के बाद ईश्वरी बीच में ही अपने डैड को इंटरप्ट करते हुए कहती है, बस पापा, बचपन से आपकी बात मानी हूँ क्योंकि आप मेरे आइडियल थे। मैं आपको बहुत मानती थी और मुझे लगता था कि मेरे पापा वाकई में हीरो हैं। आसपास के सारे सोसाइटी वाले आपकी कितनी इज्जत करते थे। और आपको याद है वो माधवन अंकल, वो भी आपकी कितनी इज्जत करते थे ना डैड? उनका बेटा हमेशा कहता था कि मुझे ना अंकल जी की तरह बनना है। याद है आपको? मिस्टर माधवन का नाम सुनने के बाद ब्रजेश जी जो एकदम से तिलमिला गए थे और वैश्वी के बाजू को जोर से पकड़ते हुए कहते हैं, बहुत हो गया तुम्हारा बकवास, और उसका तो तुम नाम मत लेना मेरे सामने। मिस्टर माधवन का नाम सुनकर ब्रिजेश एकदम से तिलमिला उठे थे और अभी तक जहां वो प्यार से अपनी बेटे को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो उनकी बात मान जाए, अब उनका हाथ जो ईश्वी के बाजुओं पर काफ़ी कस के जकड़ चुका था, जिससे ईश्वी को काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था। और वो अपने पापा की आंखों में आंखें डालकर काफ़ी गुस्से में कहती है, ना तो मैं आपके प्यार भरी बातों से, ना तो आपके गुस्से भरे लहजे से इस केस से पीछे हटने वाली हूँ। अब जो सच है वो सबके सामने आएगा और मैं लेकर आऊँगी उसे। ये बोलकर वो भी पूरा एटीट्यूड में अपने हाथ में फ़ोन लेती है और वो वहाँ से बाहर निकल चुके थे। वहीं ब्रिजेश जो काफ़ी ज़ोर से टेबल पर अपना हाथ मारते हुए कहते हैं, इस लड़की को कैसे समझाऊं मैं? ये क्या करने जा रही है इसे खुद नहीं पता है। मिस्टर मेहता जैसे ईश्वी को बाहर आते देखे थे वो दौड़कर अंदर की तरफ आते हैं। वहीं ब्रजेश को इस हालत में देखकर वो संभालते हुए उन्हें कहते हैं, कुछ नहीं होगा, ये केस आपके हाथ में रहेगा। किसी भी हालत में आप किसी के भी सामने अपनी इज्जत नहीं खोएंगे, मेरी गारंटी है ये। वहीं ब्रजेश जो कहते हैं, मैंने अपनी बेटी की नज़र में अगर एक बार अपनी इज्जत खो दी ना,
तो दुनिया के सामने मैं चाहे कितना बेइज्जतदार इंसान रहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मिस्टर मेहता कुछ ऐसा करिए कि मेरी बच्ची को रियलाइज़ हो कि वो ये सब कुछ जो भी कर रही है वो सिर्फ़ उसकी गलती है। मैं अपनी बच्ची को नहीं खो सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो अपने डैड के चैम्बर से बाहर निकलते हुए अभी अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी ठीक उसके सामने उसकी माँ ट्रे में उसके लिए नाश्ता लेकर आते हुए बड़े प्यार से कहती हैं, तुमने कुछ खाया नहीं है सुबह से? कुछ खा लो बेटा, ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद काम करना। वह ये देखकर श्री पहले तो नाश्ते की तरफ देखती है और फिर अपनी मम्मा के चेहरे की तरफ, और बड़े प्यार से अपनी मम्मा के चेहरे की तरफ हल्का सा झुकते हुए कहती है, मम्मा आई होप सो कि ये काम भी आपको डैड ने करने के लिए नहीं कहा होगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है आप कभी मेरे लिए इतना प्यार से नाश्ता तो प्रिपेयर नहीं करती हैं। नहीं मतलब आपको छुट्टी नहीं मिलती थी वो बात अलग है, लेकिन जब छुट्टी रहती थी तब भी आप बहुत ज़्यादा थकी थकी रहती थी और मेरे लिए आपके पास इतना वक्त नहीं होता था। फिर ये अचानक से मीठी चुपड़ी बातें करके कहीं आप भी डैड के टीम में शामिल तो नहीं हो गई? क्योंकि अगर ऐसा है ना तो फिर ये नाश्ता आप अपने पति को जाकर खिलाइए और उन्हें ये भी बता दीजिएगा कि अब कुछ भी हो जाए श्री माधुर पीछे नहीं हटने वाली। और ये केस मैं सिर्फ उस क्लाइंट के लिए नहीं लड़ रही हूँ, ये केस अब मैं खुद के लिए लड़ रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ सच्चाई अपने खुद के माँ बाप की, जिससे आज तक मैं शायद वाकिफ़ नहीं थी। और ये बोलते हुए वह काफ़ी गुस्से में अपने रूम का दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर की तरफ आ जाती है। वहीं तभी संजू जो उसके हाथ में पेन ड्राइव थमाते हुए कहता है, इसे संभाल कर रखना। वैसे मेरे पास और भी इसकी कुछ फुटेज हैं, मगर पेन ड्राइव में अगर ये रहेगा तो ज़्यादा सेफ रहेगा। तुम्हारा पीसी कोई भी हैक करके इसे डिलीट कर सकता है। ईश्वरी उस पेन ड्राइव को अपनी पॉकेट में डालते हुए कहती है, इसे तो मैं अपनी जान से ज़्यादा कीमती समझती हूँ, क्योंकि एक लॉयर के लिए एविडेंस कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ये अब मुझे समझ में आ रहा है। वहीं तान्या जो ईश्वरी के हाथ से अपना फ़ोन लेते हुए कहती है, कुछ रिकॉर्ड किया तूने? ईश्वरी अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहती है, कुछ ऐसा बोला ही नहीं उन्होंने जो मेरे किसी काम आए, बस मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे जो नहीं हो पाया उनसे। वहीं तान्या जो ईश्वरी का पीठ थपथपाते हुए कहती है, ये हुई ना मेरी शेरनी जैसी बात, ऐसे ही चाहती थी मैं तुझे। तू अपने माँ बाप की सिर्फ अच्छी बेटी बनकर ना रहे, बल्कि अच्छी इंसान भी बनना सीख। वैसे अब क्या करना है? ये सोच कर ईश्वरी जो अपने हाथ को पॉकेट में डालकर पेन ड्राइव को निकालती है और फिर उसे तान्या के हाथ में देते हुए कहती है, मैं अभी कहीं जा रही हूँ और किसी भी हालत में ये पेन ड्राइव खोना नहीं चाहिए, और इसे मुझे लगता है तू ज़्यादा अच्छे से संभाल कर रख सकती है। तान्या जो अपना सर हाँ मिलाते हुए उस पेन ड्राइव को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, ओके मैडम, बिल्कुल। फिलहाल अभी क्या करने जा रही हो? इस बात को सुनकर ईश्वरी जो कुछ सोच कर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ काम है ज़रूरी। अब तुम लोग अपना काम करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। उसकी आवाज़ में जो हिचकिचाहट थी उसे समझते हुए तान्या जो उसका गाल खींचते हुए कहती है, जाओ जाओ, ऐसे भी लॉयर का क्लाइंट से मिलना ज़रूरी होता है, जाकर देख लो अपने क्लाइंट का हाल ठीक है या नहीं। वो वह ईश्वरी भाग कर अब किचन के अंदर आ चुकी थी, जहाँ वो पॉट में अपने लिए कुछ ढूंढ रही होती है। तभी अचानक से पीछे से उसे कुछ आवाज़ आती है, भूख लग गई तुम्हें? ईश्वरी बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ तभी तो चूहों की तरह इधर उधर कुछ ढूंढ रही हूँ, कुछ खाने के लिए नहीं। वो जैसे ये बोलकर अभी पीछे मुड़ी थी, वो देखती है कि अर्चना जी अपने हाथ में ट्रे लेकर आती है और ईश्वरी के हाथ में देते हुए कहती हैं, खा लो इसे, और ये जो आजकल तुम्हारे दिमाग पर लॉयर का भूत चढ़ गया ना, इसे उतार कर फेंक दो ईश्वरी, इसी में सबकी भलाई है। और ये बोलकर वो वहाँ से जा चुकी थी। ईश्वरी जो ट्रे की तरफ देखती है और फिर एक लंच बॉक्स लेते हुए उन सारे मसाला सैंडविच को लंच बॉक्स के अंदर पैक कर देती है और मुस्कुराते हुए अपने घर के ठीक सामने आ चुकी थी, जहाँ दो पसली जैसे कांस्टेबल उसका रास्ता रोके खड़े थे। ये देखकर ईश्वरी जो घूरते हुए उन दोनों को साइड करते हुए कहती है, क्या मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं उनकी लॉयर हूँ। तभी उसमें से एक कांस्टेबल जो कहता है, संभल कर जाइएगा, अंदर से बहुत धूम धड़ाम की आवाज़ आ रही है। ईश्वरी उस कांस्टेबल की बात सुनते हुए कहती है, क्या? वही दूसरा कांस्टेबल भी कहता है, हाँ रात भर सो भी नहीं पाए हम लोग, ऐसा लग रहा था रात भर वो इंसान किसी के साथ लड़ाई कर रहा है।
अजीब पागल इंसान का प्रोटेक्शन हमको मिल गया है मैडम। महेश फिर उन दोनों को घूरते हुए कहती है, ज़्यादा नाटक किया ना तो अगली हेयरिंग में तुम लोग को सस्पेंड करवा दूंगी। बढ़िया है। और वो अब एक गेट के सामने आकर रुक चुकी थी, जहां वो बार बार अपने हाथ को पीटते हुए पूरे ड्रामा के साथ कहती है, मुझे भूख लगी है, दरवाज़ा खोलिए। और अंदर कर क्या रहे हैं आप? उसकी आवाज़ का अभी भी कोई जवाब नहीं आया था, लेकिन अश्वी जो लगातार अपने हाथ को उस दरवाजे पर पीटते जा रही थी। तभी अचानक से अंदर से काफी तेज और कड़क आवाज उसके कानों में पड़ती है, यहाँ से चली जाओ, अगर अपनी शामत नहीं चाहती हो तो। ये आवाज सुनकर ऋषि को थोड़ा सुकून मिला था। हाँ, ये आवाज थी तो डरावनी, मगर उसके बावजूद भी ऋषि जो अपने पीठ को उसी डोर से टकराते हुए कहती है, अब यहाँ से जाने के लिए तो मैं आई नहीं हूँ। अगर आप दरवाज़ा नहीं खोले तो यही अपना दम तोड़ दूंगी। देखिए, मैं पहले ही बता रही हूँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है, कल रात से कुछ नहीं खाई हूँ मैं। तभी दरवाजे के पास से उसे आवाज़ सुनाई देती है, तो जाकर खाओ ना, मुझे खाने के लिए आई हो क्या तुम? लेकिन अश्वी अभी भी उसी तरह से डोर पर टिकी हुई लगातार अपने ड्रामा को कंटिन्यू किए हुए थी। लगभग 5 मिनट इसी तरह से बीत जाते हैं, मगर इसके बावजूद भी उसके हाथ सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही लगा था। अभी तक अंदर से दरवाज़ा नहीं खुला था। अभी वो अपने आप को ठीक तरीके से खड़ा करने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से उसका पैर जो पीछे की तरफ लड़खड़ा गया था, क्योंकि पीछे से किसी ने काफ़ी गुस्से में दरवाज़ा अंदर की तरफ खोला था। और ऋषि जो बस फ्लोर पर पहुंचने ही वाली थी, लेकिन फ्लोर और उसके शरीर के बीच कोई मजबूत चीज़ आ जाती है जो उसको संभालने के लिए काफ़ी थी। उसे ऐसा लगा था जैसे उसे किसी ने अपने बाहों के घेरे में ले लिया हो। ईश्वी को उस शख्स का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, क्योंकि इस वक्त ईश्वी का पीठ उस शख्स की तरफ था, लेकिन उन मजबूत हाथों को महसूस करने के बाद ईश्वी समझ चुकी थी। और फिर वो धीरे से अपने चेहरे को मोड़ते हुए कहती है, ऐसे गिराने का नाटक अच्छा करते हैं, लेकिन फ़ायदा क्या जब संभालना भी खुद ही होता है तो। ये सुनकर उसके कानों के पास उसे बहुत ही डीप आवाज़ सुनाई देती है, क्यों, तुम्हें गिरने का इतना शौक है? ईश्वी ने भी काफ़ी रोमांटिक तरीके से हल्का सा अपने चेहरे पर स्माइल रख के अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया था, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसके इस रोमांटिक मोमेंट को ख़राब करने में उस शख्स को ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और अचानक ईश्वी पीछे की तरफ धड़ाम से गिरती है, लेकिन फॉर्चुनेटली वो जा करके बिस्तर पर गिरी थी, जिसकी वजह से उसके कमर पर ज़्यादा चोट नहीं आती। और वो अपनी आंखें ज़ोर से बंद किए हुए चिल्लाते हुए कहती है, आप बहुत बुरे हैं। और वो अपनी आंखें खोलकर जल्दी से खड़े होते हुए कहती है, एक तो मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आई थी, मैंने सोचा कि आप अकेले परेशान हो रहे होंगे, कुछ जाकर के आपको खिला दूं, और आप ही कि मुझे गिरा दिए। इतना जुल्म क्यों करते हैं मेरे ऊपर? आपको तरस नहीं आती मेरी जैसी मासूम लड़की पर? वही दक्ष अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहता है, क्यों करती हो मेरे सामने आकर ये सब ड्रामा? और वैसे भी तुम्हें मेरे खाने न खाने से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तुम सिर्फ मेरा केस लड़ रही हो, वो भी तुमने कहा था कि तुम ये सिर्फ पैसों के लिए कर रही हो। और ये बोलते हुए उसका भी चेहरा अब ईश्वी के काफ़ी करीब आ चुका था, और वो फिर से अपनी आंखें उठाकर ईश्वी से पूछता है, पैसों के लिए कर रही हो ना? ईश्वी को थोड़ी देर तो समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे दक्ष का, लेकिन फिर वो ज़बरदस्ती अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ हाँ, पैसों के लिए तो कर रही हूँ, और क्यों करूँगी? मुझे कोई शौक थोड़ा ना लगा है दुनिया भर के लोगों की बैठ कर के मदद करती फिरूं। मैं तो ये पर उसके बावजूद भी थोड़ी सी इंसानियत है मेरे अंदर, और अगर पता चले मैं आपका केस जीत जाऊँ और आप कुछ खाए बिना टाइम बोल जाए तो फिर मुझे पैसा कौन देगा? इसीलिए मैंने ये आपके लिए लेकर। और वो ये बोलते हुए ही बीच में रुक गई थी और अपने हाथ से वो टिफ़िन आगे की तरफ बढ़ा देती है। दक्ष पहले तो उसके हाथ में वो टिफ़िन देखता है, और फिर धीरे से उसकी नज़र ईश्वर के चेहरे की तरफ पड़ती है, और उसे इस सीन को देखकर कुछ याद आने लगा था। काफ़ी बीते हुए कुछ साल की बात थी कि जो इस वक्त मात्र सेकंड क्लास में पढ़ती थी। वो अपने स्कूल यूनिफॉर्म में अपने छोटे छोटे कदमों से अपने हाथ में टिफ़िन ले करके सामने बैठे बेंच पर 9th स्टैंडर्ड के एक लड़के को वो टिफ़िन देते हुए कहती है, मम्मा ने बहुत प्यार से बनाया था, प्लीज़ पूरा मत खाना। वही बेंच पर बैठा वो लड़का और उसके आगे पीछे घेरे हुए बहुत सारे लड़के जो उस लड़की को देखकर हंसने लगे थे। कि वो बीच में बैठा लड़का जो अपना हाथ दिखाकर सबको चुप कराते हुए कहता है,
और बच्ची रो रही है, क्यों हंस रहे हो तुम लोग इसके ऊपर? देखो तो इसकी मम्मा ने क्या भेजा इसके लिए। वही वो छोटी लड़की जो कहती है, मम्मा ने मसाला मसाला सैंडविच भेजा है, मुझे बहुत पसंद है। आप थोड़ा सा खाना थोड़ा सा छोड़ देना मेरे लिए। शेयरिंग इज़ केयरिंग ना। मैं ये सुनकर वो लड़का जो बेंच से खड़ा होता है और उसकी तरफ झुक कर घुटने पर बैठते हुए कहता है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। ठीक है फिर, ये लंच है ना, इस बॉक्स को बिना तोड़े तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, इतना काफ़ी है। लेकिन अंदर का कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। वो छोटी सी लड़की कोई और नहीं बल्कि यशवी थी। जहाँ अभी तक दक्ष की भौवें जो सिकुड़ी हुई, उसके साथ ही उसके माथे पर शक्ल नजर आ रही थी, वो सब अब अचानक से कहीं गायब सा हो गया था, जैसे दक्ष का दिमाग फिर से ठंडा पड़ चुका हो। तभी यशवी जो अचानक से ही दक्ष के सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, कहाँ गुम हो गए मिस्टर? माना कि खूबसूरत हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मेरी खूबसूरती में इतना गायब हो जाएंगे आप। चलिए ब्रेकफास्ट कर लीजिए। वही दक्ष ईश्वर के हाथ से स्टीफन को छीनते हुए कहता है, मैं खा लूंगा, अब जाओ यहाँ से। तभी ईश्वरी अपने कमर पर अपना हाथ टिकाते हुए कहती है, वाह कितने घटिया इंसान हैं आप। आपको पता है मैं अपने हिस्से का लेकर आई हूँ आपके लिए ब्रेकफास्ट, और आप है कि मुझे ऐसे भगा रहे। मेरे साथ खाना पड़ेगा, वरना फिर मैं क्या भूखे रहूँगी। और वो आकर के बेड पर बैठ चुकी थी। वह दक्ष भी एक चेयर लेकर आता है और उसके ठीक सामने रख करके वो भी उसी चेयर पर बैठ जाता है। ईश्वरी की भी निगाहें दक्ष से हटने का नाम नहीं ले रही थी। वह से टिफिन खोलते हुए ईश्वरी की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है, शेयरिंग इज केयरिंग। जैसे ईश्वरी ने यह सुना था, उसे भी कुछ याद आता है और वह स्माइल करते हुए कहती है, ये तो मैं बचपन में बोला करती थी, मामा ने मुझे यही सिखाया था, शेयरिंग इज केयरिंग। और वह ब्रश कभी अपने होंठ तक ले आती, लेकिन फिर उसकी नज़र दक्ष पर पड़ती है, जो कि ईश्वरी को कोई स्लोमो मूवी समझकर देखे ही जा रहा था। बाहर से खिड़की खुली हुई थी, जिसकी हवाएं जो ईश्वरी के बालों को आकर इधर उधर उड़ाते हुए दक्ष को एक खूबसूरत नज़ारा दिखा रही थी। तभी से दक्ष के होठों के पास ईश्वरी के हाथ पहुंचते हैं, जिसमें उसने सैंडविच का एक छोटा सा बाइट लिया हुआ था, और वह ईश्वरी उस पर इशारा करती है, जिसे दक्ष भी बस धीरे से अपना होठ खोल लिया था, और दोनों बड़े प्यार से ब्रेकफास्ट शेयर करते हुए आपस में बातें कर रहे थे। हाँ, बातें तो वैसे सिर्फ ईश्वरी कर रही थी, क्योंकि दक्ष की तो सिर्फ निगाहें ही ईश्वरी के साथ बातें करने के लिए काफ़ी थी। तभी ईश्वरी रात भर की मेहनत का खुद से ही बड़ाई करते हुए कहती है, वैसे अभी तक तो मैंने एक छोटा सा क्लू निकाल लिया है, जिससे ये साबित करना काफ़ी आसान होगा कि इसमें आपका बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं था। बस अब इसका वेट है कि डिफेंस में वो लोग क्या पेश करते हैं, क्योंकि जिसको झूठ के बुनियाद पर ही केस लड़ना हो, उसके लिए केस ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन जिसे सिर्फ सच का साथ देना हो, उसके लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। अभी मुझे कुछ और क्लूज को एक साथ जोड़ करके एक ऐसा चक्रव्यूह बनाना होगा, जिस बनाए हुए चक्रव्यूह में वो खुद फंस जाए। बात रही उस फर्स्ट बैंक ट्रांजैक्शन की। कितने सफाई से मिस्टर मेहता ने बोल दिया कि उनके JNK में कोई ज़मीन थी जिसे उन्होंने बेचा था। जहाँ तक मुझे याद है, मेरे डैड की ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी। मुझे लगता है कि मुझे केस को दोबारा से रीड आउट करना चाहिए और वहीं से शुरू करना चाहिए, है ना? वही दक्ष अचानक से ही अपने कॉन्शियस में आते हुए कहता है, या यू राइट। लेकिन ईश्वरी जो अपने गालों पर अपना हाथ टिकाते हुए कहती है, आप ख्यालों में गुम थे? हाँ। दक्ष अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, हो गया ब्रेकफास्ट, अब जा सकते हैं यहाँ से। ये बोलकर अभी वो खड़ा हुआ ही था कि तभी पीछे से ईश्वरी जो दक्ष की तरफ देखते हुए कहती है, आपके पास कपड़े नहीं है क्या यहाँ पर? या आप दिन भर नंगे पुंगे क्यों घूमते रहते? बॉडी अच्छी, इसका मतलब ये नहीं कि इसे शो ऑफ करना ज़रूरी है। वही दक्ष जो बिना पीछे मुड़े ही ईश्वरी को अच्छी तरह से अपना बैग का व्यू देते हुए कहता है, क्यों, किसी की नज़र फिसल रही है क्या मुझे इस तरह देखकर? ईश्वरी इस बात पर बस हल्का सा मुस्कुरा दी थी, और इसका तो कोई जवाब उसके पास था ही नहीं।